हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, काफ़ी दिन से मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे और लगभग रोज़ मुझे कम से कम 10 तो फ़ोन आ ही जाते हैं कि सर हमें रेमडेसिविर दिलवा दीजिए। हमारे मरीज को कोरोना हुआ है और हमें डॉक्टर साहब ने बोला है कि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन चलेगा, तो वो हमें कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि रेमडेसिविर का आखिर क्या सच क्या है उसके पीछे, कि वो कितनी कारगर है और उसके मिलने में जो ये दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। अच्छा, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था, ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, मतलब कि घर पे कोरोना का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो उसमें एक व्यूअर ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट किया था कि वो जो वीडियो था वो फेक था, क्योंकि उसमें डॉक्टर का चेहरा दिख नहीं रहा था। तो इस बार मैंने क्या किया कि अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा फेसबुक आईडी है, और आप इस नाम से अगर मुझे फेसबुक पे सर्च करेंगे तो बड़ी आसानी से मेरा अकाउंट आपको मिल जाएगा। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा, और ज़रूरत होगी तो मैं आपको अपना पर्सनल फ़ोन नंबर भी दूंगा। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये पूरी एजुकेशनल यूज़ के लिए है, और अगर आपको अपने कोई भी दवाई लेनी है, कोई भी अगर चीज़ करनी है, तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो देखिए, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़ की गई ना, वो सारी की सारी सीडीसी की गाइडलाइंस हैं। तो सीडीसी एक इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि रिसर्च करती है और अपने उसके बाद अपना जो रिजल्ट्स है वो देती है। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहें तो आप सीडीसी की वेबसाइट पे जाके खुद भी ये सारी रिसर्च पढ़ सकते हैं। मैं बस एक ईजी वे में आप लोगों को एक शॉर्ट में ये सब एक ब्रीफ कर दूंगा, जो लोग जो कि आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाएं। तो देखिए, सीडीसी ने जो है कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो पहले तो वो पेशेंट जिनको कि जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जिनको कि कोविड-19 इन्फेक्शन है, वो भी मॉडरेट, ओके। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस ग्रुप में वो पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें काफ़ी सारे रिसर्च हुए, काफ़ी सारे ट्रायल्स चले, और वो उन ट्रायल्स के बाद जब जो उनका कंक्लूजन आया, जो उनको जो स्टडी किया गया, तो इनके जो पैनल हैं उनके पैनल ने उसका असेसमेंट किया, और उस असेसमेंट के आधार पे उन्होंने बोला, एक लाइन बोली जो इस तरीके की, देयर आर इनसफिशिएंट डेटा टू रिकमेंड आइदर फॉर और अगेंस्ट द यूज़ ऑफ रेमडेसिविर। मतलब कि उनका बोलना है कि इन ट्रायल्स में जो डेटा आया वो इनसफिशिएंट था, मतलब उस डेटा के बेसिस पे हम आपको नहीं बोल सकते कि आप रेमडेसिविर यूज़ करें या ना करें। तो हम एक बार देख लेते हैं कि सारे ट्रायल्स थे क्या। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल किया गया वो था जिसको बोलते हैं ACTT-1 ट्रायल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रायल था, और ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था। ये एक्चुअली मेडिकल साइंस में काफ़ी टाइप्स के ट्रायल्स होते हैं, जिनमें उसकी एक वैरायटी है ये। तो इसमें किया क्या गया था, एक हम लोग अगर एक सिंपल भाषा में समझें तो इसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे। सपोज कीजिए ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इसमें क्या क्या किया गया कि ग्रुप ए में, या जो पहला ग्रुप था उसमें उसमें जो पेशेंट थे, वो जो कोविड-19 पेशेंट थे उनको रेमडेसिविर दवाई दी गई, और दूसरा जो ग्रुप था उनको कोई प्लेसेबो दवाई दी गई, मतलब कि उनको रेमडेसिविर दवाई नहीं दी गई। और फिर इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया गया कि इन दोनों ग्रुप्स में क्या डिफरेंसेस आए, वो हमने स्टडी में देखा अपनी। तो इस स्टडी के हिसाब से देखा गया कि जो रेमडेसिविर का यूज़ करने के बाद जो डेटा मिला, वो कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं देखा गया उस डेटा के हिसाब से उन सारे के सारे पेशेंट्स के अंदर। मतलब कि रेमडेसिविर शोड नो सिग्निफिकेंट बेनिफिट इन पेशेंट विद माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज। मतलब कि जिन पेशेंट्स को माइल्ड टू मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन था, उनको जब रेमडेसिविर दी गई तो उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं देखा गया। अब इस स्टडी के हिसाब से ये माइल्ड टू मॉडरेट जो डिजीज़ थी वो थी क्या थी, वो डिजीज़ थी कि ऐसे मरीज जिनके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% के ऊपर था। मतलब कि इसको आप SpO2 बोलते हैं, जो कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से जिसको आप मेज़र करते हैं घर पे। तो इनमें जो मरीज थे उनका SpO2 94% से ऊपर था, और रेस्पिरेटरी रेट जो थी वो 24 ब्रीथ पर मिनट से कम थी, और उन लोगों को कोई भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। तो ये इस स्टडी के 2 क्राइटेरिया थे। अच्छा, इस स्टडी की एक बात थी कि इसमें केवल 138 पेशेंट ही यूज़ किए गए थे, तो ये एक छोटा ग्रुप है, तो ये भी एक इस स्टडी की एक प्रॉब्लम थी। अच्छा, एक दूसरी स्टडी की गई। वो जो स्टडी थी वो एक ओपन लेवल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था, जो कि 596 पेशेंट्स के ऊपर किया गया, और ये जो 596 पेशेंट थे ये मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन के पेशेंट थे। इसमें क्या किया गया, जो इसमें जो मरीज थे उनको 5 दिन तक रेमडेसिविर का कोर्स दिया गया। ओके, तो इसमें 5 दिन के लिए मरीजों को रेमडेसिविर का कोर्स दिया गया, और ऐसा देखा गया कि जिन मरीजों को 5 दिन का रेमडेसिविर का कोर्स दिया गया है
उनका जो क्लिनिकल स्टेटस था, क्लिनिकल स्टेटस मतलब उनकी जो बीमारी में जो सुधार था, वो जो है 11वें दिन जब चेक किया गया तो वो सुधार जो है काफ़ी अच्छा था उन मरीजों की अपेक्षा में जिनको रेमडेसिविर का कोर्स नहीं दिया गया था, मतलब कि जिनको स्टैंडर्ड केयर दी गई थी। मतलब एक अलग भाषा में समझे तो इसमें भी दो ग्रुप बनाए गए थे, ए और बी मान के चलिए। तो पहला जो ग्रुप था उसको 5 दिन तक रेमडेसिविर दी गई और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल दवाइयाँ दी गई। तो ऐसा देखा गया कि बीमारी के जो 11वें दिन था उसमें जो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट था उन लोगों के अंदर ज़्यादा अच्छा था जिनको कि रेमडेसिविर दी गई थी। बट इसके जब कंक्लूजन को बाद में जो पैनल ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये जो डिफरेंसेस थे ये क्लिनिकली जो है ना, ये इनकी जो इंपॉर्टेंस थी ये उतने अनसर्टेन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के थे। तो यहाँ पे ये एक इशू था। अच्छा, एक और ट्रायल हुआ था। उस ट्रायल में क्या किया गया, ये तीसरा नंबर ट्रायल है। इस ट्रायल में क्या किया गया था, इसमें जो पेशेंट थे उनको 10 दिन के लिए रेमडेसिविर का कोर्स दिया गया था और बाद में उनको कंपेयर किया गया था स्टैंडर्ड केयर के साथ। मतलब कि इसमें भी वही एक ग्रुप ए था, एक ग्रुप बी था, दोनों में पेशेंट्स को आधा आधा बांट दिया गया जिनको कोविड इन्फेक्शन था। तो जो ग्रुप ए था उसको 10 दिन का कोर्स दिया गया रेमडेसिविर का और जो ग्रुप बी था उनको रेमडेसिविर नहीं दिया गया और बाद में जो रिजल्ट्स आए उनको कंपेयर किया गया। तो देखिए, ये जब तीनों स्टडी कर ली गई तो इनका कंक्लूजन निकाला गया। यहाँ पे एक डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का एक पैनल होता है जो उन स्टडीज़ का कंक्लूजन निकालता है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने देखा क्या, तो उन्होंने जो देखा उसको मैं एक संक्षेप में बोल देता हूँ आपको कि उसमें जो लिखी हुई है जो सीडीसी पे लाइन वो क्या है कि बिकॉज दीज ट्रायल प्रोड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ रेमडेसिविर, the panel finds the available data insufficient to recommend either for or against routine treatment of remdesivir for all hospitalized patients with moderate COVID infection। तो बोलने का मतलब यह है, इसका जो कंक्लूजन अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें, उन्होंने बोला कि जितनी भी स्टडी हुई उनमें जो डेटा एनालिसिस किया गया उसके हिसाब से ये डेटा उतना सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग ये बोल सकें कि आपको रेमडेसिविर देना है या नहीं देना है। मतलब कि वो लोग श्योर नहीं है कि रेमडेसिविर देने से कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। बट उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी है कि हाउएवर द पैनल रिकॉग्नाइजेज दैट देयर मे बी सिचुएशन इन विच अ क्लिनिशियन जजेस दैट रेमडेसिविर इज एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर अ हॉस्पिटलाइज पेशेंट विद मॉडरेट डिजीज। मतलब उन्होंने एक बात और बोली है कि स्पेसिफिक सिचुएशन में जो आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो आपका क्लिनिशियन है, वो आपकी कंडीशन को देखते हुए खुद जज करेगा कि किस पेशेंट को रेमडेसिविर देनी है और किसको नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे पेशेंट जो होते हैं जो कि काफ़ी हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जैसे कि उनको कोविड के साथ साथ डायबिटीज़ है, किडनी की बीमारी है, कुछ और इश्यूज़ है, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिशियन रेमडेसिविर का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। उनको लगता है कि इस पेशेंट को रेमडेसिविर देने से फ़ायदा होगा। इवन मुझे भी काफ़ी दिनों से कुछ फ़ोन आते हैं। एक मुझे फ़ोन आया था, हमारे एक जानने पहचानने वाली लेडी है, 65 ईयर्स की, उनको कोविड हो गया है। कोविड के साथ साथ उनको सीकेडी की बीमारी है किडनी की और उनको डायबिटीज़ मेलाइटस भी है। तो उनको जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो शुरू में 3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, बट चौथे दिन जब उनकी हालत थोड़ी ख़राब होने लगी तो डॉक्टर ने उनको रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब कर दिया। तो ये डॉक्टर पे ही छोड़ा गया है कि आपका जो डॉक्टर है, जो क्लिनिशियन है, जो फिजिशियन है, वो जज करे आपकी कंडीशन को और वो ये आपको बताएगा कि आपको रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगना है या नहीं लगना है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो ग्रुप हुआ था स्टडी वाला, ये दूसरा ग्रुप था। इसमें क्या था, ये उन लोगों पे किया गया जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट थे, कोविड-19 से इन्फेक्टेड थे और जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि ऑक्सीजन ले रहे थे। जो पहली जो स्टडी की गई थी वो उस ग्रुप पे की गई थी जिनको कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन नहीं दी जा रही थी, जिनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हालांकि वो पेशेंट भी हॉस्पिटलाइज थे, बट उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इस ग्रुप में जो पेशेंट थे उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, जो ऑक्सीजन पे थे, हॉस्पिटलाइज पेशेंट। बट इन्होंने इस स्टडी में उन पेशेंट्स को नहीं लिया जिनको की हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए थी। ओके, तो देखिए, ऑक्सीजन काफ़ी टाइप्स की होती है, तो इसमें आप डिटेल में ना जाएं तो बेटर है। तो बस आप इतना याद रखें कि एक तो होती है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एक होता है जिसको नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए, एक होता है जिसको काफ़ी हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एक होता है जिसको इन्वेसिव वेंटिलेशन चाहिए होता है, जिसको आप बोलते हो वेंटिलेटर। जब आप बोलते हो कि भाई पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया, तो वेंटिलेटर पर जब पेशेंट जाता है तो उसके ट्रैकिया के अंदर पाइप डाला जाता है, ट्यूब डाला जाता है, और बाहर से एक मशीन होती है जो कि उसकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। तो ये जो ग्रुप था इसमें वो पेशेंट थे जो हॉस्पिटलाइज थे और जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे थे। तो इसमें जो स्टडी हुई
इसमें भी वो मेन स्टडी थी, जो मेन स्टडी थी वो ACTT-1 ही था। तो उस स्टडी को देखते हुए जो डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का जो पैनल था, उन्होंने क्या रिकमेंड किया? उन्होंने रिकमेंड किया कि इस केसेस में आप रेमडेसिविर यूज़ कर सकते हैं, बट विदाउट डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है जो कि इसमें नहीं यूज़ करना था। तो इसमें डॉक्टर्स ने बोला कि आप रेमडेसिविर यूज़ कर सकते हैं विदाउट डेक्सामेथासोन एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर सर्टेन पेशेंट हु रिक्वायर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स के लिए आप रेमडेसिविर यूज़ कर सकते हैं जिनको कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चाहिए, बट कंडीशन ये थी कि इसमें जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थी उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम थी। दोज हु रिक्वायर मिनिमम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ये ऐसे पेशेंट में नहीं यूज़ कर सकते जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन, जिनको वेंटिलेटर लगा है। उन्होंने बोला कि जिनको मिनिमल सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उन केसेस में आप रेमडेसिविर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब जो तीसरा जो आई, हमने अभी दूसरा देख लिया। हमने पहला देखा जिनमें ऑक्सीजन, उन पेशेंट में जिनमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए था। दूसरा जिनमें ऑक्सीजन चाहिए था। तीसरा जो है वो पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट थे कोविड-19 के, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी थ्रू हाई फ्लो डिवाइस। तो मैंने बोला था कि ऑक्सीजन 3 टाइप से देते हैं। एक तो होती है जो नॉर्मल फ्लो ऑक्सीजन होती है, दूसरी होती है हाई फ्लो ऑक्सीजन। तो ये उन पेशेंट पे स्टडी किया गया जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी थी। तो इसमें क्या गया, इसमें जो जितनी भी स्टडी हुई उसमें जो उनको स्टडी करने के बाद जो डॉक्टर्स के, साइंटिस्ट का पैनल है, उन्होंने 2 दवाइयां रिकमेंड की। उन्होंने बोला कि या तो आप डेक्सामेथासोन यूज़ कीजिए अलोन, मतलब कि पेशेंट को बस डेक्सामेथासोन दीजिए, और या फिर आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं डेक्सामेथासोन प्लस रेमडेसिविर का। तो इसमें देखा गया कि इस स्टडी के अंदर भी रेमडेसिविर रिकमेंड की गई है। तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रेमडेसिविर क्या थी भाई? रेमडेसिविर जो हमारी जो पहली जो स्टडी थी, पहला जो था जो ऐसे पेशेंट को दिया जाना था जो हॉस्पिटलाइज थे, कोविड पॉजिटिव थे, बट उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी, तो उस केस में रेमडेसिविर को पैनल ने रिकमेंड नहीं किया। मतलब उन्होंने बोला कि क्लिनिशियन ही जज करे अपने से कि रेमडेसिविर देनी है या नहीं देनी है। बट उसके बाद जो दोनों जो कंडीशन है, जिसमें कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं जिनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चाहिए, और जो ऐसे हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, उन दोनों ही केसेस में पैनल ने रिकमेंड किया कि आप रेमडेसिविर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात तो ये पता लग गई कि CDC के हिसाब से रेमडेसिविर का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोल नहीं है, रेमडेसिविर का रोल है। और उनका ये तक कहना है कि जो रेमडेसिविर है कि ठीक है वो मोर्टेलिटी पेशेंट की कम नहीं करती है, मतलब कि ये नहीं करती कि वो पेशेंट एकदम बच जाएगा, बट वो पेशेंट को अगर 12 दिन हॉस्पिटल में रहना है तो उसका 7 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, मतलब उसका जो हॉस्पिटल का स्टे है ना उसको कम कर देती है, और उस पेशेंट का वायरल लोड भी थोड़ा कम कर देती है। तो कुछ सर्टेन सिचुएशन में रेमडेसिविर को यूज़ कर सकते हैं और वो फायदेमंद भी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई आजकल रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी हो रही है। मुझे रोज एटलीस्ट 10 कॉल आते हैं, 10 कॉल आते हैं कि सर हमें रेमडेसिविर दे दीजिए या दिलवा दीजिए, किसी MR का नंबर दे दीजिए, कहाँ से मिलेगा। बट मैं बता रहा हूँ आजकल रेमडेसिविर मार्केट में उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो काफ़ी लोगों से मालूम किया, बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। इवन मुझे तो कल एक फ़ोन आया कि हमारे एक जानने वाले ने 2.5 लाख, आप सोचिए 2.5 लाख के 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन लिए, उनके रिलेटिव को लिखा गया था। और जब वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन लेके अपने हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि वो दवाई क्या थी, वो एकदम फेक दवाई थी, नकली दवाई थी। तो सोचिए कि अब नौबत ऐसी आ गई है कि रेमडेसिविर के नाम पे लोग कुछ भी बेचने लगे हैं, लोगों का बेवकूफ़ काटा जा रहा है। तो इस समय आज एक न्यूज़ भी आई थी कि यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि यूपी के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट सब में रेमडेसिविर फ्री दी जाएगी। तो अब ये समय पता नहीं कितना सच्चाई है इस बात में और ये कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा, बट अब ये समय आ चुका है कि जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, रेमडेसिविर की जो ब्लैकनिंग है उसको रोके, और जितना भी रेमडेसिविर अवेलेबल है देश में उनको सही हॉस्पिटल्स में पहुंचाए, जिससे कि लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।